मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 2 के लेक्चर 4 को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम स्टूडेंट्स हिंदी के नियम के बारे में समझेंगे। क्या है हिंदी का नियम? तो जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो नोटबुक लेकर बैठें और महत्वपूर्ण चीजों को नोट भी करते जाएं, ताकि इस क्लास का बेहतर से बेहतर परिणाम आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी का नियम खुद हेनरी ने दिया था। हेनरी का नियम किसने दिया था स्टूडेंट्स? हेनरी ने, और दिया था सन 1803 में। कब दिया था स्टूडेंट्स? सन 1803 में। तो सन 1803 में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने हेनरी का नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने खुद दिया था इस नियम को, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम पड़ गया हेनरी का नियम। तो स्टूडेंट, हम समझेंगे कि हेनरी का नियम है क्या, कैसे बोलते हैं हेनरी का नियम। यहां पर देखिए, मैंने नियम को नोट किया हुआ है, समझते हैं इसको। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हेनरी का नियम यह बताता है कि गैस को द्रव में किस प्रकार से घोला गया है। यानी कि अगर हमें गैस की कुछ मात्रा द्रव में घोलनी है तो आपको दाब अप्लाई करना होगा। यानी कि लिक्विड में गैस को भरने, मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए हाई प्रेशर देना होगा। उच्च दाब पर हम किसी भी गैस को द्रव में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हेनरी का नियम क्या बताता है कि किसी द्रव में गैस किस प्रकार से किस दाब पर भरी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी कि इस नियम का कहने का मतलब यह है कि अगर जितनी ज्यादा मात्रा आपको किसी द्रव में घोलनी है गैस की, आपको उतना ही ज्यादा दाब अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उच्च दाब पर आप ज्यादा से ज्यादा किसी गैस को द्रव में मिक्स कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा को स्मॉल एम ले, क्या माने? स्मॉल एम। हमने ये माना कि एम ग्राम मात्रा द्रव में घोली गई, कितनी? एम ग्राम। और गैस के दाब को यदि पी माने, तो ये नियम क्या कहता है कि गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब की कैसे होती है? समानुपाती होती है। और ये सब कब? स्थिर ताप पर। यह है स्टूडेंट्स नियम इसका। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। दाब के कैसे होती है? समानुपाती होती है। यदि हम इस समानुपाती को हटाएं तो एक कांस्टेंट लेंगे, एक नियतांक। तो m इक्वल, यहां पर एक कांस्टेंट के h लेंगे, तो स्टूडेंट ये हमें एक इक्वेशन मिला, m इक्वल के एच इंटू पी, जहां पर के एच
समानुपाती स्थिरांक है। क्या स्टूडेंट? समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हेनरी स्थिरांक। तो इस स्थिरांक को हम हेनरी स्थिरांक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो P को इसके नीचे पहुंचा देंगे तो KH इक्वल फार्मूला आपको मिल जाएगा M/P। ओके स्टूडेंट्स, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। उसके दाब के कैसे होती है? समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये है हेनरी का नियम। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि ये जो हेनरी का नियम है इसको डाल्टन, आपने सुना होगा डाल्टन, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम की खोज की थी। उन्होंने यहां पे हेनरी के नियम को अपने अनुसार परिभाषित किया, तो उसको भी समझते हैं। डाल्टन के अनुसार क्या था हेनरी का नियम? डाल्टन के अनुसार डाल्टन का कहना था स्टूडेंट्स कि गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P माने और मोल प्रभाज को काई माने तो ये इसके समानुपाती होता है। यहां पर स्टूडेंट गैस का वाष्प अवस्था में ये आंशिक दाब है P और ये गैस का क्या है? मोल प्रभाज है। यानी कि गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हेनरी के नियम को डाल्टन ने इस प्रकार से परिभाषित किया। तो नोट करते हैं इसको। गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये डाल्टन के अनुसार था। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल, यहां पर एक स्थिरांक आ जाएगा जिसे हम हेनरी स्थिरांक कहेंगे, और यहां से अगर हम हेनरी स्थिरांक की अगर वैल्यू निकालें तो KH इक्वल P अपॉन मोल प्रभाज। ये
तो ये हेनरी स्थिरांक की वैल्यू निकालने का फार्मूला एक हमें मिल गया, यानी कि गैस के आंशिक दाब को अगर हम ऊपर रख दें और उसके मोल प्रभाग से डिवाइड कर दें, भाग दे दिया जाए, तो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हेनरी के अनुसार था, हेनरी का नियम, और ये किसके अनुसार था, ये डाल्टन के अनुसार था। डाल्टन कह रहा था कि आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और इनके अनुसार क्या था कि किसी गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा उसके दाब के कैसे होती है, समानुपाती होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हेनरी स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, हेनरी स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक इन्होंने ग्राफ खींचा। क्या खींचा, एक ग्राफ तैयार किया गैस के आंशिक दाब और मोल प्रभाज के मध्य। किसके मध्य, गैस के आंशिक दाब और गैस के मोल प्रभाज के मध्य जब इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया, तो इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स यहां गैस का मोल प्रभाज ले लेंगे, ओके, और यहां पे गैस का आंशिक दाब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, गैस का आंशिक दाब। तो स्टूडेंट्स जब ग्राफ खींचते हैं इन दोनों के मध्य, तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमें ग्राफ मिलता है एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, सरल रेखा में। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ की ये जो ढाल है, ग्राफ की ये जो ढाल है, यही हेनरी स्थिरांक के मान को व्यक्त करती है। यानी कि इसी गैस के, इसी ग्राफ की ये जो सरल रेखा में ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, इसी की ढाल को ही हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। तो ये जो ढाल होगी, ढाल ही हेनरी स्थिरांक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम गैस के आंशिक दाब और गैस के मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो हमें सरल रेखा में प्राप्त होता है ये ग्राफ, और इसकी जो ढाल होती है, यही ढाल हेनरी स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हेनरी स्थिरांक। तो स्टूडेंट्स हमने इसका ग्राफ भी देख लिया, ये हेनरी के अनुसार इसका हेनरी का नियम देख लिया, और ये डाल्टन के अनुसार। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की। हेनरी के नियम की लिमिटेशन क्या थी, क्या इसकी सीमाएं थी। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं। तो देखिए लिमिटेशन क्या होंगी। सबसे पहली लिमिटेशन, गैस आदर्श होनी चाहिए। हेनरी का जो नियम है वो आदर्श गैसों में ही लागू होता है। किन पर लागू होता है स्टूडेंट्स, आदर्श गैसों पर। गैस आदर्श होनी चाहिए। तो दूसरी इसकी लिमिटेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, गैस का दाब बहुत अधिक ना हो। ओके स्टूडेंट्स, दाब बहुत अधिक ना हो। तीसरी इसकी लिमिटेशन है, ताप बहुत अधिक ना हो, यानी कि ताप भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,
चौथी इसकी लिमिटेशन है गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। बड़ी संक्षेप में ये सीमाएं मैंने लिखी हुई हैं, ये बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएंगी। तो गैस हमारी कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। अगर ये कंडीशन है किसी गैस में, तो वहां पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स, अनुप्रयोग क्या है हेनरी के नियम का, किस प्रकार से प्रयोग होता है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला अनुप्रयोग है कि जो भी कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप, स्प्राइट, इस प्रकार की जो भी कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, इनमें आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कॉर्क हटाते हैं बोतल की, तो गैस बड़ी तेजी से बाहर आती है। तो इनमें होता क्या है कि हाई प्रेशर पे CO2 गैस, वो जो गैस बाहर निकलती है वो CO2 गैस होती है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम कॉर्क खोलते हैं तो वही CO2 गैस बड़ी ही तेजी के साथ बाहर आती है। तो ये CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में मिक्स की जाती है। क्या की जाती है स्टूडेंट? मिक्स की जाती है। और वहां पर हेनरी का नियम फॉलो होता है। किस नियम के आधार पर? हेनरी के नियम के आधार, यानी कि हाई प्रेशर पर CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में घोली जाती है, यानी कि उस द्रव में क्या की जाती है? मिक्स की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, इनमें जो CO2 की जो मात्रा घोली जाती है वो किस नियम के आधार पर घोली जाती है, यानी कि कौन से नियम का यूज किया जाता है? हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम यहां पर यूज होता है। तो एक अनुप्रयोग स्टूडेंट्स हेनरी का नियम का ये हो जाएगा। दूसरा अनुप्रयोग, जो गोताखोर समुद्र के अंदर खोजबीन करने जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। तो यहां पर हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है, तो यहां पर जो अन्य गैसें हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम है, नाइट्रोजन है, उनको भी इसी प्रकार हेनरी के नियम के आधार पर ही मिक्स किया जाता है, ताकि ये शरीर के अंदर जब हम इन गैसों का मिश्रण हम सांस के रूप में लें, तो ये शरीर के किसी भी पार्ट, यानी कि रुधिर के संचार को प्रभावित ना करें। तो यहां पर भी हेनरी का नियम ही लागू होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है, गोताखोरों द्वारा यहाँ पर यूज होता है, जो भी गैसीय मिश्रण ले जाते हैं। और जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं, सोडा वाटर है, तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम ही अप्लाई होता है। तो ये हेनरी के नियम के स्टूडेंट्स क्या थे? अनुप्रयोग थे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट्स वाकई में आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।